संजय सर, अभी आप बात कर रहे थे ना कि गवर्नमेंट से अगर कोई पढ़ाई करता है देन वो जब बाहर निकलता है तो उसको कंपनसेशन देना पड़ता है। ये बात मुझे पता नहीं है। हाँ, जो गवर्नमेंट कोटा बर्जर, जैसे आपने नीट की तैयारी की है और नीट क्लियर करके आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, तो वहाँ पे जब आप पढ़ाई पूरी करते हैं तो गवर्नमेंट को अमूमन एक मेडिकल स्टूडेंट को तैयार करने में काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है। उसकी पढ़ाई लिखाई से लेकर वो जो सीखता है, वो जो अपने प्रैक्टिकल क्लासेस करता है, प्लस वो उसको ड्यूटीज़ दी जाती है जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में केयर के लिए। तो इन सब क्रम में एक अच्छा खासा अमाउंट जो है गवर्नमेंट हर एक मेडिकल स्टूडेंट के पीछे खर्च करती है। तो एक बॉन्ड होता है जिसमें आपको साइन करना होता है कि आप पढ़ाई करने के बाद सर्टेन ईयर तक आप गवर्नमेंट के बात पे ही काम करेंगे, गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे ही काम करेंगे। सो गवर्नमेंट नॉर्मली यूज्ड टू, जो मंशा गवर्नमेंट की इसके पीछे होती है, वो ये होती है कि हम अच्छे स्किल्ड डॉक्टर्स को गाँव के लेवल तक पहुँचा सकें, रूरल जगहों तक पहुँचा सकें। तो वहाँ उन्हें रूरल ड्यूटी करनी पड़ती है। अब आप सोचिए, आप चाहे कितने भी लैविशली आपका लाइफ़स्टाइल रहा हो, आप एक मेडिकल, हालाँकि मेडिकल पढ़ाई के दौरान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस अभी जो भी हैं हमारे, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का है, सिस्टम है, वो ऐसा है कि आपको एकदम ह्यूमन बना देता है पूरा। लेकिन फिर भी बहुत अच्छे लेविश, अच्छे घर से आए हुए बच्चे, अच्छी जगहों पे रह के पढ़ने वाले बच्चे, कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है और आप अपना प्राइवेट रूम वगैरह लेके रहते हो, लेविशली रहते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें उनको त्यागनी पड़ती है, क्योंकि तो इधर रूरल आपका प्रैक्टिस हो गया, रूरल आपको जाना है, तो यू हैव टू गो। एट अदर अगर अगर आप सोचते हो कि नहीं, हम आपको अपने, कई बार ऐसा होता है कि उनके फादर्स का या अपना हॉस्पिटल होता है या अपना सेटअप होता है और आप चुनते हैं कि नहीं, मुझे प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है या हॉस्पिटल प्रैक्टिस ही करनी है, तो ऐसे में फिर गवर्नमेंट को आपको पैसे लौटाने कितना पड़ते कंपनसेट करना पड़ता है, कुछ आइडिया? हैं। मैं एग्जैक्टली मुझे अमाउंट याद नहीं है, लेकिन बट इट इज़ मोर देन 10-15 lakhs, आई थिंक 50 lakhs और तक है। क्या ये सब बच्चों को पता होगा जो नीट का प्रिपरेशन करते हैं? मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को पता होता है, बहुत को पता नहीं होता है? पता होता है बहुत लोगों को। बहुत लोगों को इसलिए, खास करके उन लोगों को पता होता है जिनको प्राइवेट प्रैक्टिस करनी होती है पढ़ने के बाद भी, तो उनको ये बताया जाता है। मेरे ख्याल से कोचिंग, अब तो इंस्टीट्यूट्स इतने हो गए हैं, शायद कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी उनको पता रहता होगा। तो मैंने तो जितने बच्चों से बात की है, उनको पता होता है। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, बच्चे भी हैं जिनको नहीं पता होता है, जो थोड़ा-सा अच्छे बैकग्राउंड से नहीं है, अच्छा वेल टू डू फैमिली से नहीं है, तो वो लोग जब तैयारी करते हैं, तो वो तैयारी करते हैं, बस पढ़ाई करते हैं करके, फिर उनका एडमिशन वगैरह जब हो जाता है कहीं अच्छे कॉलेज, तो फिर उनको पता चलता है आज कि बाद में कि नहीं, ये रूल्स हैं जो उनको फॉलो करना है। तो ये है मेडिकल स्टूडेंट्स, या आप कह सकते हैं ये एकमात्र ऐसी फ्रेटर्निटी है जो मुझे लगता है कि आपके ज़रिए सारे पेशेंट्स को ये पता लगना चाहिए या सारी पब्लिक को ये पता चलना चाहिए कि मैं मानता हूँ कि सबसे स्टूडियस स्टूडियस इन पढ़ाई-लिखाई करने वाले, सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले, और उनका एक ऐसा लाइफ होता है कि उनको पूरी उम्र अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है। करेक्ट, सही बात आप बोला। किसी और प्रोफ़ेशन की अगर बात करें, तो आप बहुत जम के आपने पढ़ाई की, जम के आपने यूपीएससी निकाल लिया या फिर कोई और जगह है आप निकाल ली। उसके बाद फिर आपकी पोस्टिंग पोस्टिंग है। उसके बाद फिर आपने मलाई काटना है पूरा। जो आपको, आपके हिसाब से आप लोग अपना कैलकुलेशन करते हैं कि मुझे इस डिपार्टमेंट में जाना है, ये पोस्टिंग पे जाना है। मेडिकल फ्रेटर्निटी मेरे ख्याल से डॉक्टर्स ही ऐसे हैं, चाहे वो रूरल प्रैक्टिस करें या चाहे अपने हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करें, वो उनको अपडेट रहना पड़ता ही है हमेशा। उनको हमेशा अपनी डिग्रीज़ अपडेट करनी पड़ती है। हमेशा लेटेस्ट क्या मार्केट में चल रहा है, ये जानने की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ आप आउटडेटेड हो जाएँगे, आप प्रोफ़ेशन से निकल जाएँगे बाहर। अभी क्या चल रहा है, मेडिकल साइंस में अभी क्या चल रहा है, तो ये कंटिन्यूअस एक एफ़र्ट है उनका। तो हम जो भी देखते हैं, सामने का पिक्चर एक देखते हैं एक डॉक्टर को, लेकिन उसके पीछे उनका कितना मेहनत है, उनका कितना श्रम है उसके पीछे, ये हम इग्नोर करते हैं। हम लोग को, नॉर्मल पब्लिक को ये पता नहीं, नहीं। बस बहुत मेहनत, वास्तव में मेहनत तो बहुत होती है। बट सर, यहाँ पे 2 केस लेके चलते हैं। एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट होता है, प्राइवेट सेक्टर जी। जिसका में, ठीक है? वहाँ पे तो देखा जाता है फिर भी लोग कम लड़ाई करते हैं, क्योंकि थोड़ा पैसे वाले लोग जाते हैं, पैसा खर्चा करेंगे। अब एक तो है सरकारी हॉस्पिटल, अब कोई नीट से एग्ज़ाम कर प्रिपेयर करके डॉक्टर बना सका। तो कुछ डॉक्टर को मेरे से मैंने बात करी थी तो मेरे को बोलते थे कि यार अभिषेक, बहुत गालियाँ देते हैं यहाँ के लोग, गाँव के लोग आते हैं, मतलब कुछ भी तो कुछ हो गया तो पूरा गाँव इकट्ठा हो जाएगा, गालियाँ देने लग जाएगा, मारने पर लग जाएगा। कई बार तो फाइट भी हो जाती है। फिर पुलिस सरकारी हॉस्पिटल में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के डॉक्टर्स को कौन प्रोटेक्ट करता है? गवर्नमेंट ही प्रोटेक्ट करेगी, कुछ केस हो गया या फिर कुछ भी हो गया, क्या गवर्नमेंट के डॉक्टर्स को जेल नहीं होगी, या सिर्फ़ ये जितने भी प्रतिबंधी से
प्राइवेट डॉक्टर के ऊपर है। बहुत बहुत सही और बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन है आपका। बहुत ही अच्छा, बहुत लोगों को नहीं मालूम है इस बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है ये बेसिकली। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पहली बात तो काम करने वाले जो भी लोग हैं, जो डॉक्टर्स भी हैं, पैरामेडिकल्स हैं या जो भी हैं, उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है मैक्सिमम। सेकेंडली, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है जहाँ तक मेरा ज्ञान है, जब तक मैंने अभी तक देखा है। अ, अगर मान लीजिए डॉक्टर अभिषेक एक हॉस्पिटल सेटअप में काम कर रहे हैं और डॉक्टर अभिषेक अ, बिल्कुल सही हैं, जब तक हॉस्पिटल के ऊपर कुछ प्रॉब्लम हो गई या फिर लोगों ने तोड़-फोड़ मचा दिया, जो भी है वो गवर्नमेंट कंपनसेट अपने हिसाब से करती है। लेकिन अगर किसी ने आपके अगेंस्ट केस कर दिया, आपके नाम पे किया कि इसने ही ये केस बिगाड़ा है या फिर आपके चलते ही ये इतने सारे मतलब प्राइवेट टेस्ट आपने लिख दिया कि आप बाहर से जाके टेस्ट करा लो या जो भी है, इस तरह का कुछ भी इल्जाम अगर आपके ऊपर लग गया, देन दैट गवर्नमेंट डॉक्टर हैज टू डिफेंड हिमसेल्फ। उसको अपने आप को डिफेंड करना होता है। इवन बहुत सारे केसेस में कई बार कंपनसेशन गवर्नमेंट दे देती है, लेकिन वो कंपनसेशन कट होता है। उनका जो सैलरी पैकेज होगा या फिर उनका जो एक लास्ट में जो उन्हें मिलता है, एक टोटल सब सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के जो बेनिफिट्स हैं, तो ये भी एक बड़ा फैक्ट है कि अनटिल एंड अनलेस आपके ऊपर कुछ बातें नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ऊपर लोगों का रोष है, गुस्सा है, किसी डॉक्टर का नाम बीच में नहीं आया है, तब तक तो आप अपने आप को सेफ फील कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आपका नाम आया, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, यू हैव टू डिफेंड योरसेल्फ। आपको खुद को डिफेंड करना है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब आपका जो इंचार्ज होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, या फिर बहुत सारे ऐसे सिविल सर्जन्स हैं जिनके हाथ में आपका करियर होता है कि आपको कहाँ फेंकना है, कहाँ आपसे सर्विस लेनी है। ऐसे में बहुत सारा मैन हैंडलिंग होती है डॉक्टर्स। ये एक अलग सेगमेंट चल गया है। ये अलग सेगमेंट है कि आप डॉक्टर को फिर अब डॉक्टर को या तो ऑब्लाइज करना हो उनको, या नहीं तो फिर मनमानी जो भी उसका ट्रांसफर जहाँ हो रहा है वहाँ पे ले ले। तो ये एक अलग सेगमेंट है, ये एक अलग मगजमारी है डॉक्टर्स की, इनफैक्ट द पेन पॉइंट है जहाँ पे डॉक्टर्स काम करते हैं। तो प्राइवेट में तो गवर्नमेंट के बहुत सारे नॉर्म्स हैं जहाँ गवर्नमेंट शुरू से लेकर लास्ट तक कस के रखती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हमें ऐसा लगता है कि ऐसे नॉर्म्स नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी नॉर्म है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने जो भी फैसिलिटीज़ दी हैं, उसी फैसिलिटीज़ के अंदर एक डॉक्टर को परफ़ॉर्म करना होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई या फिर कोई कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या कोई इक्विपमेंट नहीं है या फिर कुछ टेक्निकल खामी है, तो ये हॉस्पिटल की ज़िम्मेदारी है। वहाँ पे डॉक्टर चिल्ला सकता है, बोल सकता है कि यार ये इसके बिना मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा, मैं काम ही नहीं करूँगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आज भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े मास को गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है वो कैटर करते हैं। तो वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट आया है इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन वो सारी फैसिलिटीज़, वो सारी चीज़ें नहीं है जो एक डॉक्टर को चाहिए। और डॉक्टर को जो अवेलेबल है उसी रिसोर्स में काम करना होता है, करना पड़ेगा। करना पड़ता है उसमें, फिर क्योंकि इसमें फेल हो गए तो? अब फेल हो गए तो फिर आपको उसका अगर कुछ ऐसा होता है, ऐसा कोई रिवोल्ट होता है पेशेंट के साइड से, तो वो आपको फेस करना होगा। अ, एक बहुत सिस्टम है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी। आपको कोई कोई अपैरेटस चाहिए, आपको कोई या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई टेक्निकल मशीन चाहिए होगा, तो उसके लिए बहुत सारे दौर से गुजरना है। आपको अप्लाई करना है, परचेज़ डिपार्टमेंट को लिखना है, परचेज़ डिपार्टमेंट आगे ऑर्डर करेगा, फिर ऑर्डर कहाँ से खरीदा जाएगा, वो पूरा कंप्लीटली एक अलग तंत्र है, एक अलग सिस्टम है। तो हमारा ये कहना, मेरा जो अ, जो जो समराइज़ पॉइंट मेरा यही कहना अभिषेक सर कि पेशेंट को तो आप अवेयर कर ही रहे हैं अपने पॉडकास्ट के थ्रू, लेकिन ये बात डॉक्टर्स को भी अवेयर कर रहे हैं कि यस, प्रॉब्लम्स हैं बहुत उनके इर्द-गिर्द, और बहुत चैलेंजिंग सिचुएशंस में डॉक्टर्स इंडिया में अभी भी प्रैक्टिस कर काम करते हैं। लेकिन ये है कि डॉक्टर्स के पास कुछ वरदान भी हैं और डॉक्टर्स के पास कुछ अभिशाप भी हैं। तो वरदान के रूप में एक ऐसा है कि हमारा लॉ ये कहता है डॉक्टर को कि आप भगवान नहीं हैं। भगवान मत समझिए अपने आप को, बिकम अ प्रोफेशनल। आपका जो दायरा है, उस दायरे के अंदर प्रैक्टिस कीजिए एंड व्हाटएवर हैपेंस, आप अपनी स्टोरी फिर बता सकते हैं, कुछ भी कहानी हो। और अभिशाप ये है कि आपको ऐसे सिस्टम में काम करना होता है, अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस में हैं, कि आपके हाथ में बहुत कुछ नहीं होता है। आपको किसी ने एम्प्लॉय किया है अगर, तो वो इंस्टीट्यूशन तय करता है कि आपकी फीस कितनी होगी। वहाँ आप चाह के भी आप कुछ नहीं बोल पाते। आपको लगता है कि आपको ये पैसा ही दिया जाएगा
और आपके नाम पे, अभिषेक सर के नाम पे बहुत सारे पैसा ओपीडी में या बाहर रिसेप्शन पे लिया जा रहा है, आपको पता है। यू हैव टू वर्क इन दैट। आपको ये बताया जाता है कि अगर इस तरह के पेशेंट आते हैं, किसी भी सिम्पटम का पेशेंट आता है, तो इस सिम्पटम में इतना टेस्ट ज़रूरी है। आपको पता होता है कि वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको लिखना है, आपको करना है, क्योंकि उसको उस डिपार्टमेंट को भी देखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं। अब एक सिंपल सा मेरे साथ जो इंसिडेंस हुआ, एक स्वैब टेस्ट से ये पता चला कि आई एम अटैक्ड बाय सम वायरस, और जिसे पता करने में 50 दिन लगे। एक सिंपल सा स्वैब टेस्ट है, और उसके पहले के जितने एस्टेब्लिशमेंट में जहाँ हमने कॉन्टैक्ट किया या जिनसे बात करी, मेरा सब कुछ हो गया, सारा रिपोर्ट हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, सीटी स्कैन हो गया, हमारे एक्स-रेज़ हो गए, मतलब जितने तरह के टेस्ट हो सकते हैं, वो सारे टेस्ट हो गए, जिसमें से मुझे नहीं लगता कि कुछ पता चला, कुछ हुआ। एक सिंपल सा स्वैब टेस्ट है, जिससे ये पता लग गया कि हाँ, आपको ये वायरस है जिसकी वज़ह से प्रॉब्लम हो रही है, और ये आपको करना चाहिए। तो ये एक माइनस पॉइंट आप जिसको कह सकते हैं, या हमारे समाज का, हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी को लेके जो हमारी कंट्रीज़ में इतनी सारी बातें हो रही हैं, उसका एक है, एक 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 पहलू ये भी है कि इंडस्ट्री का रूप जब भी कोई लेता है, तो इंडस्ट्री बनाने के पीछे जितने तरह के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इंडस्ट्री का जो भी आप कह सकते हैं माइनस पॉइंट्स हैं, वो डॉक्टर्स को झेलना पड़ता है, डॉक्टर्स के थ्रू, क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी सेटअप बिना डॉक्टर्स के नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। सो डॉक्टर्स हैज़ टू बी द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट सिस्टम। अब डॉक्टर कितना भी ये कह ले कि मैं इस इन्वेस्टिगेशन का, ये इस सॉरी इस इतने सारे जो सीरीज ऑफ टेस्ट हमने पेशेंट को लिखा, या इतना सीरीज ऑफ हमने काम जो पेशेंट से करवाया, या सेकंड ओपिनियन करवाया, ये बेसिकली मैंने खुद से कराया, ये बेसिकली मानने योग्य बात नहीं है। ये एक पैटर्न्स है, एक सिस्टम है जो हर हॉस्पिटल को और डॉक्टर्स को फॉलो करना होता है। करेक्ट। जब आप ना सर ये बोलते हो कि मतलब डॉक्टर के ऊपर केस हो सकता है, चीज़ें हो सकती है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है जो सब पूछ सकते हैं कि यार कौन कंसेंट फॉर्म साइन कराया जाता है? जब भी आप किसी हॉस्पिटल में जाओगे तो बोलेंगे कि यार ये आपकी आपने आपने ऐसे-ऐसे देखा है, ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। वो फॉर्म साइन करने के बावजूद भी कोई पेशेंट केस कर सकता है कि सर आपने नेग्लिजेंस में इसको केस को देखा नहीं, या फिर हमने गलत प्रिस्क्रिप्शन वो क्या बोलते हैं उसको, प्रिस्क्रिप्शन आपने गलत मेरे को डाल दिया, चीज़ें डाल दी। बिल्कुल सर। तो इस केस में क्या होगा सर? अभिषेक सर, मैंने आपको जैसे ही बताया कि हिंदुस्तान प्रो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसमें डेमोक्रेसी को आगे रखा जाता है। दूसरा, ये सबसे बड़ा जो लॉ है हमारे यहाँ, राइट टू लीव है। हिंदुस्तान का राइट टू लिव, हर इंसान को जीने का अधिकार है। हर इंसान अपने तरीके से जी सकता है, बात कर, तो सारे लॉज जो है वो आप देखेंगे तो प्रो पब्लिक है, पब्लिक को फेवर करती। अब वाई कंसेंट, कंसेंट बेसिकली ऐसा होता है कि किसी भी इंसान के ऊपर, हर आदमी इंडिविजुअल, अब इसी लॉ से थोड़ा आगे पे चलता हूँ, हर इंडिविजुअल जो है, हर इंडिविजुअल के पास उसको एक राइट दिया गया है कि वो अपनी प्राइवेसी या अपने आप को अपने तरीके से मेंटेन कर सकते। इवन बहुत इंटरेस्टिंग है, जो बहुत कम लोग जानते होंगे, कि इवन योर लाइफ पार्टनर, आपकी जो लाइफ पार्टनर है, या फिर आपके बहुत मित्र हैं अच्छे, या आपके रिश्तेदार हैं, या इवन आपके माँ बाप हैं, व्हेन यू आर एडल्ट, आप एडल्ट हैं और आपको वो स्पेस चाहिए, कहीं जगह चाहिए, तो आपको वो आप जगह ले सकते हो। दे कांट इंटरफेयर इन मैनी थिंग्स, वो इंटरफेयर लीगली भी नहीं कर सकते कि मुझे आपके बारे में ये जानना है, या आपका मोबाइल फ़ोन चेक करना है, या आपका, दिस इज़ इल्लीगल। ये बेसिकली प्रो पब्लिक एक लॉ है। तो इसमें क्या होता है कि आप जब भी किसी का इलाज करते हैं, अब हम मेडिकल साइंस पे आते हैं जब, तो जब भी आप किसी को चेक करते हैं, किसी को इलाज करते हैं, तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि आप क्या इलाज कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं आप। जब तक मैं नहीं बोलूँ, आप मुझे टच नहीं कर सकते। अच्छा। जब तक मैं आप कंसेंट नहीं दूँ। तो कंसेंट फॉर्म या कंसेंट का जो लीगैलिटी है, जो वैलिडिटी है, वो यही है कि हमने ये प्रोसीज़र या ये ट्रीटमेंट इनसे पूछ के किया था, इनसे कंसेंट लेके किया था। लेकिन कंसेंट इज़ नॉट द फाइनल थिंग। ऐसा नहीं कि आपने कंसेंट ले लिया हमसे और हमारे गला काट दिया हमारा, ऐसा नहीं रह सकता। कंसेंट फॉर्म लिमिटेड है, कंसेंट तक में, कि हमने आपको इजाज़त दी कि आप हमारा इलाज कर दीजिए या हमारा ऑपरेशन कर दीजिए। लेकिन ऑपरेशन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो ऐसा नहीं कि मैंने कंसेंट दिया था तो मैं कर दिया, तो
आप केस नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी कंसेंट की लीगल वैलिडिटी उतना तक ही है जहाँ तक ये एस्टैब्लिश करना हो कोर्ट में या कहीं भी कि हमने इनसे पूछ के ये इलाज किया था। अब आपने इलाज गड़बड़ क्यों किया, इसका जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। अरे बहुत सो दिस इज बेसिकली लीगल कंसेंट। कहीं से भी आप मतलब कंसेंट फॉर्म या कंसेंट जो है वो कहीं से भी आपको किसी लीगैलिटी से नहीं बचन रहा है। लीगैलिटी एट लार्ज आपने क्या किया है, उसका रिजल्ट क्या हुआ, एंड रिजल्ट क्या हुआ उस केस का, यू हैव टू फेस द लॉ। मतलब ये तो 80% डॉक्टर ऐसा लग रहा है कि मतलब इमोशनली ट्रॉमा में ही जी रहे होंगे, हाँ, है क्या? ये सुनने के बाद ऐसा होगा क्योंकि अभी भी मतलब इतने सारे मतलब होता है ना, मैंने जैसा कि बताया कि इतना ज़्यादा अभी डर किसी को नहीं दिखाना चाहिए कि वो निडर हो जाए। तो अब हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ शायद ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो इन बातों को केयर करना ही छोड़। आज की डेट में मैं आपको अगर बताऊं किसी भी सिंपोजियम किसी भी सीएमई में आप जाएं अगर डॉक्टर्स के बड़े-बड़े सीएमईज, सबसे कम भीड़ आपको सबसे कम क्राउड जो है वो मेडिको लीगल सेशन में मिलता है। और मेडिको लीगली जो कि सबसे अहम सब्जेक्ट है एक डॉक्टर की ज़िंदगी का। तो कहीं न कहीं डॉक्टर थोड़े निश्चिंत भी हो गए हैं कि अरे ठीक है, वो जो होगा देख लेंगे हम लोग जैसा भी है, एंड वी आर डूइंग गुड, हम लोग अच्छा कर रहे हैं ये वो। लेकिन उनको बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे डॉक्टर्स को भी ऐसा सोचते हैं कि हम लीगली कंसेंट फॉर्म साइन करा लिया, हमने आपको बोल दिया, तो हम कुछ भी आपसे चार्ज कर सकते हैं या कुछ भी ऑपरेशन कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ़ एक प्रोसीज़र है, एक फ़ॉर्मेलिटी है। आपको टच करने से पहले आपकी हामी लेना, आपका स्वीकार करना उनसे कि हाँ, मैं आपको टच कर सकता हूँ या मैं आपको देख सकता हूँ, दैट्स ऑल। इसके अलावा कोई उसकी लीगल वैलिडिटी नहीं है। एक डेटा है मतलब लगभग 50% डॉक्टर 60 घंटे से भी ज़्यादा काम कर रहे हैं हफ्ते में। हर 3 में से 1 डॉक्टर खुद ही डिप्रेशन का शिकार है। 17% सुसाइडल केस आ रहे हैं डॉक्टर्स के पास। 90% तो खुद बर्नआउट हो चुके हैं डॉक्टर्स कि यार मतलब इतना काम करना पड़ता है। और 40-50% डॉक्टर तो ऐसे-ऐसे हैं जो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे। इतना रिस्की प्रोफ़ेशन है मतलब डॉक्टर बनना ही मतलब अपने आप में बड़ी बात है। बहुत, बहुत, बहुत सही। अभिषेक सर, इतना अच्छा और स्टडी करके आपने ये निकाला है, बहुत अच्छा, सैल्यूट है आपको। ये बिल्कुल सही बात है। आपको ये मेरे ख्याल से पब्लिक एट लार्ज मस्ट बी नोइंग कि हिंदुस्तान में मेडिकल फ्रेटर्निटी में रह के, मेडिकल प्रोफ़ेशन में रह के बहुत स्वस्थ रह पाना या बहुत रिस्क फ्री या बहुत आप कह सकते हैं मेंटली बहुत फ्री रह पाना बहुत मुश्किल है। हिंदुस्तान में डॉक्टर्स की बहुत कमी है। मेरे ख्याल से 1000 लोगों पे 1 डॉक्टर है, ऐसा रेशियो है बेसिकली। तो ये जो वर्कलोड है या ये जो प्रेशर है, ये अपने आप ही है यहाँ पे। यहाँ जो हमारा सिस्टम है, हमारी जनसंख्या के हिसाब से जो पॉपुलेशन है हिंदुस्तान का, इसमें जो मेडिकल केयर एक आदमी को मिलना चाहिए, वो बेसिकली संभव ही नहीं हो पा रहा है। हम इतनी तादाद में इतना जल्दी बढ़ रहे हैं, उस तादाद में मेडिकल प्रोफ़ेशन के का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। तो वो एक अलग प्रेशर है, बहुत सारे लोगों को देखना, बहुत सारे लोगों से झेलना, प्लस अ अ, कहीं न कहीं ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो डॉक्टर्स को बाइंड करती हैं कि भाई आप यही कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। और इन सब के बीच में रहते हुए अपना स्टेटस मेंटेन करना और पैसे कमाना। ये भी बहुत तो बड़ा ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज में मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस चैलेंज का शिकार हैं आज की डेट में, एंड लाइफ़स्टाइल सबके चेंज हो रहे हैं। डॉक्टर्स भी सोचते हैं कि हम उस स्टेटस को, उस लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करें। लाइफ़स्टाइल मेंटेन करना थोड़ा उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि उनका प्रोफ़ेशन इतना ज़्यादा उनसे डिमांड करता है कि वो कई बार सोशली भी बायकॉट हो जाते, सोशली कट जाते हैं। तो ये सारी चैलेंजेस डॉक्टर्स के साथ हैं, मेडिकल कम्युनिटी के साथ हैं। मुझे लगता है कि आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हर डॉक्टर को, वो ये है कि अपने इर्द-गिर्द पॉज़िटिविटी रखने के लिए ऐसे एक्सपर्ट्स को या ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ के रखें, जो एटलीस्ट उनके रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकें। या उनके अंदर एक भावना, एक कॉन्फिडेंस ये डाल सके कि अगर हम आपके साथ हैं या फिर ऐसे लोग हमारे साथ हैं, जो कुछ भी रिस्क अगर होता है तो दे विल टेक केयर ऑफ तो दैट। पूरे पैन इंडिया के अंदर कहीं पे भी किसी भी डॉक्टर को प्रॉब्लम हो रही होगी, जैसा कि आपने बताया कि एकमात्र कंपनी आपकी ऐसी है जो उनकी हेल्प करती है, उनके क्राइसिस मैनेजमेंट में हेल्प करती है, तो 5 मिनट में आप उनके पास पहुँच जाओगे। 100% मेरे ख्याल से हम लोग ही हैं सिर्फ, और मैं तो इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैं ग्लोबली बात कर रहा हूँ। ग्लोबली शायद इस तरह का काम करने वाली कोई कंपनी है नहीं कहीं भी। सभी कंपनी स्पेशलाइज्ड हैं, कोई एक ना एक सेगमेंट को लेके वो लोग काम करते हैं। हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था कंपनी को जिस समय बहुत
तरह के कन्फ्यूजन्स थे लोगों के कि ये कौन-सी इंडस्ट्री है, ये कैसा आगे जाएगा? लेकिन हम लोगों ने कर दिखाया इन लॉन्ग टर्म इनफैक्ट। हम लोगों को शायद वो एनालिसिस उस समय हुआ था कि आने वाले समय में ये कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ेगा। हमारा ही जो ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले तो हम लोगों ने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए लोग स्टार्ट करते हैं, एक अच्छे टर्नओवर के लिए लोग स्टार्ट करते हैं, एक अच्छा लाइफ़स्टाइल अपने टीम पार्टनर को दे पाएँ, सबको अपने ग्राहक को अच्छी सेवा दे पाएँ, ये सोच के कोई भी बिज़नेस स्टार्ट होता है। लेकिन अभिषेक सर सच बताऊँ अगर तो हमारी 25 साल की जर्नी में हमें 10-15 साल के बाद ये रियलाइज़ हो गया कि हम एक तरह से एनजीओ बन के रह गए। तो हमारी सेवादारी ऐसी हो गई है कि हम लोग सेवा में ही रहते हैं हर टाइम। 25,000 केस मायने रखता है किसी भी कंपनी के लिए पैन इंडिया देखना। आज की डेट में हिंदुस्तान का ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे हमारे ऑफिसेज़ नहीं है। तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, हर जगह लोगों को मुहैया करवाना, वो भी स्किल्ड लोगों को रखना कि कोई भी डॉक्टर के साथ कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको तुरंत देखना और प्रॉब्लम का भी कोई रूप नहीं होता। जैसे मैंने बोला वेराइड प्रॉब्लम्स आ गई। अभी कोई महिला पेशेंट है वो बाहर निकल के उन्होंने स्टार्ट किया किसी डॉक्टर को देख के कि उन्होंने फिजिकली असॉल्ट किया हमारे को। सच्चाई इसमें कहीं होती नहीं है, बहुत सारे केसेस में कुछ नहीं होता है, लेकिन एक नॉनसेंस है जो क्रिएट हो जाता है, न्यूसेंस है। करेक्ट। एंड देन देयर इज़ नाउअडेज़ इज़ सोशल मीडिया थ्रू डिफर्मेशन, फिर ऑनलाइन सारे न्यूज़ पोर्टल्स हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो एक साथ होने लगती हैं। तो हम लोग को थोड़ा चैलेंजिंग तो है हमारा काम, लेकिन अच्छा लग रहा है हमें। अच्छा इसलिए लग रहा है कि बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने। हम लोग बहुत ह्यूमन एस्पेक्ट को बहुत आगे लेके आ पाए इसी जर्नी के थ्रू और बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने स्किल किया जिन लोगों के पास कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, कुछ भी नहीं था, उन लोगों को चुना क्योंकि कई पढ़े लिखे लोग भाग जाते थे। अब एमबीए करके कोई आया है तो वो डॉक्टर्स के पास जाके खड़े रहना है या फिर मॉब के को कैसे शांत किया जाए और लॉयर के साथ कैसे बात किया, पुलिस स्टेशन में जाके कैसे डॉक्टर के पास बैठा जाए, वो भाग जाते हैं। वो कहते हैं यार एमबीए करके हम और भी काम कर लेंगे, ये क्या कर रहे हैं? भाई ये सब क्या काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर भी कोई आफत हो सकती है। तो ऐसे में बहुत एक मैन पावर खड़ा करना बहुत मुश्किल था। तो ऐसे में हम लोगों ने अपना इंस्टीट्यूशन ही स्टार्ट कर दिया। तो मैंने जैसा आपको कहा ना कि इट इज़ मोर देन मतलब सेवादारी एक तरह से है जो हम लोगों ने शुरू किया एंड इस सब का श्रेय मेरे पार्टनर है उसको जाता है। ही हिज़ नेम इज़ विजय अरोड़ा जो कंपनी के सीईओ भी हैं। सीईओ हम लोगों ने बहुत प्यार से उनको बनाया है बिकॉज़ ऑफ हिज़ पेशेंस लेवल और हैंडलिंग ऑफ द थिंग्स। मैं तो बहुत इनडिसिप्लिन हूँ बहुत सारे मामलों में, लेकिन उस उन्होंने बहुत मेहनत से, बहुत कोशिश से पिछले 25 सालों में इस कंपनी को एक रूप दिया, एक स्ट्रक्चर दिया, एक फॉर्मेशन दिया। आज हम हो सकता है कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मतलब वायबिलिटी में नहीं है, ये मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है इस बात को, लेकिन फिर भी हमारे पार्टनर हैं जिन्होंने इसको बहुत अच्छा एक रूप दिया। पैन इंडिया में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आज की डेट में या जो हम काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से सभी डॉक्टर्स एक्नॉलेज करते हैं इसको। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर्स की एक एसोसिएशन है जिन्होंने ऑफिशियल रिस्क मैनेजर बनाया हुआ है हमें। तो अच्छी चीज़ें भी मिली हैं, बुरी चीज़ें भी मिलती हैं हम लोगों को। कई बार हम डॉक्टर्स के ऐसे केसेस हैं जिसमें हमें लगता है कि डॉक्टर्स का नेग्लिजेंस है, लेकिन फिर भी डॉक्टर को लगता है कि नहीं आपको करना है, आपको केसेस देखना ही है। कई बार हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट और डॉक्टर्स के बीच में अच्छा समन्वय हो और हम कई बार ऐसा लगता है कि बहुत ग्रॉस नेग्लिजेंस का केस है और छोटा-सा एक अमाउंट है जो पेशेंट माँग रहा है। तो हम चाहते हैं कि उसको कंपनसेट कर दिया जाए। उस समय कई बार डॉक्टर्स के गुडविल पे आ जाता है कि नहीं ये ऐसा आप कौन होते हैं ऐसा करने वाले। तो इसका भी खामियाजा कई बार हम लोगों को भुगतना पड़ता है और अभी भी आप ये कह सकते हैं मेडिकल फ्रेटर्निटी शायद इतनी निडर हो गई है या फिर जो भी इतना सारा खौफ उनको दिखाया गया कि वो अब ऐसे हो गए हैं कि अभी भी आज की डेट में जिस डॉक्टर के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, उसे लगता है कि उसके ऊपर कभी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। और आने वाले टाइम में वो ऐसे ही पैसे कमाएगा या किसी भी इंस्टीट्यूशन में चले जाएगा, हम क्या अपने आप को ऐसे ही मेंटेन करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अभी भी उनको एजुकेट करना होता है कि रिस्क मैनेजमेंट एक पार्ट है आपके प्रोफेशन का और अगर प्रॉब्लम हो गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। सो यू शुड बी अवेयर कि आपके दोस्त कौन है, एट लीस्ट कीप देम ऑन जस्ट अ फोन कॉल और जस्ट एक इंफॉर्मेशन के पहुंचने तक पे उनको अपने पास रखिए ताकि वो आपके हेल्प के लिए आ सके सामने।